How are you? I hope you all are fine. I am Neeraj from St. Mary's School, Nagina. In my first video, I told you about भाषा और व्याकरण, जिसमें मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कराया था। साथ ही हमने अपनी उस वीडियो में भाषा की परिभाषा और उसके रूपों के बारे में भी अध्ययन किया था। साथ ही उसके रूप के साथ साथ हमने बहुत सी लिपियों के बारे में भी जाना। जैसे हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं की अनेक लिपियाँ भी होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में भी हमने जाना था कि हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी होती है। मातृभाषा के बारे में भी हमने जाना था, ठीक है। और व्याकरण के अंगों के बारे में भी हमने आपको बताया था, जिसमें व्याकरण के 3 अंग बताए थे: वर्ण, वाक्य और शब्द। वर्ण, शब्द और वाक्य, इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। साथ ही कुछ मैंने स्मरण रखने योग्य बिंदु भी आपको हाईलाइट किए थे। सो क्लास, अब हम आज इस चैप्टर के सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे आप, मुख से बोली जाने वाली भाषा को। इसके सामने ही लिख लीजिए, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। आप केवल इतना ही लिखना कि मुख से बोली जाने वाली भाषा को। ख पार्ट, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए। नंबर 1 लिखिए, गाना गाना। नंबर 2, कविता सुनना। ग पार्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर है इसका वर्ण। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मिलने से। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों को दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप हैं, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, ठीक है। ग पार्ट, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्लियर? घ पार्ट, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता सुनना भाषा का मौखिक रूप है, आप भरेंगे मौखिक। खामे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, रोमन भरिए। ग है, व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 भरेंगे। घ पार्ट है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ण पार्ट है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नाउ MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न। विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। ग पार्ट पे टिक लगाइए, भाषा। नंबर 2, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ग पार्ट 14 सितंबर 1949 को। थर्ड है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। 4 पार्ट है, वाक्य कहलाता है शब्दों का सार्थक समूह। ये मैंने आपको एज ए होमवर्क भी दिया था, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए। जिसके आंसर सही हैं वेरी गुड, और जिसके थोड़े गलत भी हैं वो बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। ओके क्लास, नाउ पेज नंबर 10, रचनात्मक गतिविधियाँ। ये भी मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। सो मैच योर आंसर्स। नीचे कुछ भाषाओं तथा राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखिए। पंजाब के आगे पंजाबी, मैच कर लीजिए अपने आंसर। केरल के आगे मलयालम, उत्तर प्रदेश के आगे हिंदी, तमिलनाडु के आगे तमिल और महाराष्ट्र के आगे मराठी। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। देख लीजिए, ये गलत लिखा हुआ है, हमने सही करके लिखा है। ऐसे लिखा जाएगा देवनागरी।
मात्रा यहाँ पे गिरी नहीं होता, गरी होता है। देवनागरी। परिवार नहीं होता, परिवार होता है। छोटी की मात्रा लगेगी रे पर। पे अटेंशन ऑन दैट वर्ड। मातृभाषा। मात्र ऐसे लिखा जाता है, वैसे नहीं, ठीक है। मातृभाषा। मौखिक। मौखिक 2 मात्रा लगेंगी और संस्कृति में दूसरा सा आपका छोटा बनेगा, ठीक है क्लास, क्लियर। नाउ आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। सो क्लास, आपको इसमें एज ए होमवर्क भी आपको करना है। मैं आपको इस चैप्टर का होमवर्क भी हैंड टू हैंड दे देती हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति के 4 क्वेश्चन, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण, भाषा की सबसे छोटी इकाई और शब्द किससे बनते हैं, ये वाला वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे, हिंदी की नोटबुक में। और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और उनके नाम लिखिए। लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण की परिभाषा लिखिए। 4 क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट के और 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के एज ए होमवर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज वर्ड विचार, फोनोलॉजी। फर्स्ट वी विल डू रीडिंग। आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है। मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा, वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना होता है। जैसे रविवार है तो रविवार ऐसे ही नहीं लिखा जाता, रविवार कई शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे रे, ए, वे, ई, वे, आ, रे, ए, इसमें 8 ध्वनियाँ आई हैं, तभी तो रविवार शब्द मिलकर बना है। अब मोहन है, मैं, ओ, है, ए, ने, ए, ये इसमें 6 ध्वनियाँ मिलकर आई हैं, तब ये मोहन शब्द कंप्लीट हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि इन ध्वनियों को अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये तो ध्वनियाँ ही हमारी वर्ड कहलाती हैं। यानी जो आवाज़ें हम निकालते हैं, जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती हैं, वो सब ध्वनियाँ ही बन जाती हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्लियर। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद 3 होते हैं, स्वर, आयोगवा और व्यंजन। स्वर जो कि आपके वोवेल इंग्लिश में होते हैं, जैसे वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, उनके इनके लिखने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती हैं, वे स्वर कहलाते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 12। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है और इंग्लिश में तो 5 ही होती है, जिसमें है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वरों को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जो एकदम बोल दिए जाते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, यानी ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर वो होते हैं बच्चों जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी बोलने में। वो छोटे होते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, जैसे संख्या में 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। ये वो उच्चारण, इसमें क्या होता है, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी वे प्लुत स्वर बन जाते हैं। जैसे ओम, ओम, यानी ये मिलकर के बन रहा है और टाइम भी बहुत ले रहा है खींचने में, है ना। तो ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। आगे आता है अयोगवा। अंग और आ को अयोगवा कहा जाता है और अंग इसे अनुस्वार भी कहते हैं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अंग को अनुस्वार भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे मंगल, शांति, संभव, बंगाली आदि। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, है ना। हाँ, अब है आपका इसे इस वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाते हैं, इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। और इसका उच्चारण वर्ण के बाद है की ध्वनि के समान होता है, जैसे प्रातः है आ गया, स्वतः है आया, पुनः इसमें भी पीछे है आया। ठीक है। अब आता है हमारा अंग, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु का काम करता है, जैसे गाओ, काटा, आंचल, हंसी आदि। व्यंजन,
व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। सामान्यतः सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है, जैसे कै प्लस ए यानी कै। क्या तो हम बोलते हैं, लेकिन इसमें ए छिपा हुआ होता है। ओके। व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उच्चारण का स्थान देखिए, व्यंजन के नेम और वर्ग देखिएगा आप। सबसे उच्चारण स्थान आता है हमारा कंठ। कंठ के व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, कै वर्ग में आते हैं, जो कै खे गे घे अणे। तालु के व्यंजन हमारे कौन से हैं बच्चों, चै छे जय झे अणे, च वर्ग में आ गया। मूर्धा के व्यंजन टे ठे डे ढे अणे, ये हमारे ट वर्ग में आ गया। और दंत व्यंजन में हमारे दंत के उच्चारण में कौन से आते हैं, टे थे दे धे ने। और ओष्ठ के पे फे बे भे में। और हमारे बाकी हमारे कचटता वर्ग में आ जाते हैं। और हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं ये रे ले वे। ऊष्म व्यंजन में शे से है। ठीक है बच्चों। इनके अलावा वर्णमाला में भी कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, अक्षय त्रय ज्ञ श्रेय। ध्यान है ना। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन मिल जाते हैं तभी संयुक्त व्यंजन की उत्पत्ति होती है। जैसे अक्षय कै षटकोण लग गया और ए आ गया, ठीक है, तब अक्षय बना हमारा। और त्रय में हमारा तय बना, रे बना, ए बना, तब हमारा त्रय बना। और ज्ञ हमारा ज्ञ से ज्ञानी वाला कैसे बनता है, जैसे अंग से और आ से। और श्रमिक वाला श रे ऐसे मिलकर बनता है। आगे आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार या मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का पे के आ, 2 के आ गए तो पक्का एक आधा बन गया, एक पूरा। चम्मच का चे ए मैं ए चे ए, तो इसमें देखिए आप लोग क्या क्या है, मैं आया तो एक आधा मैं बना, एक पूरा मैं बन गया, तो चम्मच। दिग्गज में दे ई गे गे ए जे ए, तो इसमें हमारे 2 गे आए तो यहाँ पे एक आधा गे बना और एक पूरा गे बना, यानी कि द्वित्व व्यंजन, यानी मिलकर के 2 व्यंजन बन गए। ठीक है बच्चों। अब है हमारी मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है और अपनी वास्तविक रूप में, जैसे इमली, उल्लू, औरत, ऋषि। और मात्राओं के रूप में जैसे चै ची, पैऊ पू। तो स्वरों और व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे स्वर में ए आया तो यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी और मिलकर के किससे बनते हैं, ये कै प्लस ए यानी कै। मात्रा सही शब्द कौन सा बना हमारा, कमल। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे आ की, बड़े आ की, आ का डंडा लगा हुआ था तो कै में आ का लगा दिया, आ का डंडा, तो का कार। ठीक है। छोटी ई से कै की से किसान। बड़ी ई से कै, बड़ी ई से बड़ी ई लग गई तो कीड़ा। छोटा ऊ से कै ऊ कू कुआ। बड़े ऊ से कै बड़ा ऊ कू यानी कूलर। री से कै री क्रय कृपाण। ऐसे कै प्लस एक के, एक की मात्रा लग गई तो हो गया ये हमारा केशव। एक की मात्रा ऐसे कै प्लस आई इजिकल टू यानी कई, कैलाश। ओ से कै ओ यानी को, कोटर। ठीक है। औ से कै प्लस औ यानी कौ यानी कौवा। तो बच्चों ये सब हमने अभी जाना कि कैसे हम अपने स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस चैप्टर की 2 बार रीडिंग करनी है और इसको समझना है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं। तब तक आप लोग अपना होमवर्क कीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। सो क्लास, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।